बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। किस किस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं डिटर्मिनेंट्स की, सारी प्रॉपर्टीज़ हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। ओके, अब जो भी प्रॉपर्टीज़ हम डिटर्मिनेंट्स की यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ हम 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स को लेकर पढ़ेंगे। अब जो प्रॉपर्टीज़ हम 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स को लेकर पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टीज़ हर तरह के स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड होगी, ये बात आपने याद रखना है। ओके, अब हमें पता है बहुत अच्छी तरह से कि 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किस तरह से इवेल्यूएट किया जाता है और 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किस तरह से इवेल्यूएट किया जाता है, ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। अब जो है कि हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट में पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। ये बहुत आसान सी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में क्या कहा गया है? द वैल्यूज़ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज आर ऑलवेज सेम। तो जब कभी भी हमें कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मिलता है और उस स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू और उसी स्क्वायर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या होगी? सेम होगी। ये है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 1। अब मैं आपको समझाता हूँ इस तरह से। अब देखो, अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब देखो मैं यहाँ पर आपको मैंने पहले ही बता दिया कि मैं तमाम प्रॉपर्टीज़ डिटर्मिनेंट की जो भी बताऊंगा वो सारी प्रॉपर्टीज़ 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स को लेकर बताऊंगा। अब देखो मेरे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, और इसके एलिमेंट हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये मेरे पास क्या है? 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका मैं क्या करता हूँ? ट्रांसपोज करता हूँ। क्या करता हूँ? ट्रांसपोज करना हमें बहुत अच्छी तरह से आता है। किस तरह से किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाता है? तो B1 B2 B3 C1 C2 C3। ओके, ये मेरे पास क्या है? ये मैट्रिक्स ए है और ये क्या है? इसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है। अगर मैं इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इवेल्यूएट करता हूँ और इसी मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इवेल्यूएट करता हूँ तो दोनों के डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? हमेशा सेम आएगी। ये है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 1। इसको एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 0 5 0 2 -1 1। अब मैं क्या करता हूँ? इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूँ 1 2 3 0 5 0 2 -1 1। अब मैं क्या करता हूँ? इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इवेल्यूएट करता हूँ। तो फर्स्ट रो से मैं एक्सपेंड करूँगा तो क्या होगा? 5 1 सा 5 होगा, 0 हो जाएगा, -2 होगा, 0 1 0 होगा, -0 2 0 होगा, इसी तरह से प्लस और ये 3 होगा। अब 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 10 होगा। अब 1 5 सा 5 होता है, ये सब 0 हो जाएगा। 3 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 हो जाएगा, ये -25 हो जाएगा। इसी तरह से इसी मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हम इवेल्यूएट करते हैं। ठीक है, तो अब जो है कि वो क्या होगा? फर्स्ट रो से मैं एक्सपेंड करूँगा, 1 लिखा मैंने, 5 1 सा क्या होगा? 5 होगा, -1 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा? 0 होगा, -0 लिखूँगा। अब जो है कि क्या करूँगा? वो 2 1 सा 2 होगा, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा? -3 होगा, +3 हो जाएगा, प्लस और ये क्या लिखूँगा मैं? 2 लिखूँगा। अब 2 0 सा क्या होगा? 0 होगा, -5 3 सा क्या होगा? 15 होगा, इस तरह से। ओके, अब 1 5 सा 5 होगा, ये सब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 2 15 सा क्या होगा? 30 होगा, यानी -30 होगा, -30 + 5 क्या होगा? -25 होगा। अब हम क्लियरली देख सकते हैं जो हमारे पास मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वही हमारे पास मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा? सेम होगा। ये है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 1। तो आई होप कि आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 समझ में आई होगी। अब हम समझते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। तो इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है हमारे पास? द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज या एनी 2 कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए चेंजेस द साइन ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट विदाउट अल्टरिंग इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू।
तो देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 2 में हमें क्या कहा गया है, प्रॉपर्टी नंबर 2 में हमें ये कहा गया है कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इस स्क्वायर मैट्रिक्स की हम कोई भी दो रोज़ या कोई भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, यानी उसकी जगह आपस में बदलते हैं, तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आएगा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, लेकिन साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, और इसके एलिमेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ये हमारे पास जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3×3 का, जिसको मैंने क्या कहा, मैट्रिक्स ए कहा। अब मैं इस मैट्रिक्स ए की कोई भी दो रोज़ या कोई भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज करता हूँ। फ़र्ज़ करो मैं इसकी दूसरी और तीसरी रोज़ को जो है कि वो इंटरचेंज करता हूँ, तो पहली रो मेरे पास एज इट इज़ रहेगी। अब दूसरी रो की जगह मैं तीसरी रो लिख देता हूँ। इसी तरह से तीसरी रो की जगह मैं क्या करता हूँ, दूसरी रो लिख देता हूँ। तो ये जो मेरे पास मैट्रिक्स है इसको मैं क्या कहूँगा, मैट्रिक्स बी। अब मैट्रिक्स ए का अगर मैं डिटर्मिनेंट इवेल्यूएट करता हूँ और मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट इवेल्यूएट करता हूँ, तो मेरे पास जो एक है वो क्या हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगी। बस न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की क्या होगी, सेम होगी, यानी इक्वल होगी, लेकिन साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 2 है। अब इसको समझते हैं हम इस तरह से। देखो, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, और वो क्या है 1 2 3 2 3 5 3 5 7। अब इस मैट्रिक्स ए का, यानी ये 3×3 का जो मैट्रिक्स है, मेरे पास मैट्रिक्स है, इसकी मैं कोई भी दो रोज़ या कोई भी दो कॉलम्स कुछ भी कर सकता हूँ। कोई भी दो रोज़ ले लूँ या कोई भी दो कॉलम्स ले लूँ, उसको मैं इंटरचेंज करता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, 1 2 3, अब दूसरी रो की जगह मैं तीसरी रो लिखता हूँ और तीसरी रो की जगह मैं क्या लिखता हूँ, दूसरी रो लिखता हूँ, और इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स बी कहता हूँ। अब इस मैट्रिक्स ए का मैं डिटर्मिनेंट इवेल्यूएट कर लेता हूँ। अब इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट पहले ही रो से मैं क्या करता हूँ, इवेल्यूएट करता हूँ, यानी पहली रो से एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट इवेल्यूएट करता हूँ। 3 7 21 माइनस 5 5 से क्या होगा, 25 होगा, माइनस 2 2 7 14 होगा, माइनस 5 3 से क्या होगा, 15 होगा, प्लस 3। अब क्या करूँगा मैं, 2 5 10 होगा, माइनस 3 3 से क्या होगा, 9 होगा। इस तरह से माइनस 4 हो जाएगा, ये क्या होगा, प्लस 2 हो जाएगा, ये क्या होगा, प्लस 3 हो जाएगा। इस तरह से प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 माइनस 4 क्या होगा, 1 हो जाएगा। ओके, अब इस बी का आफ्टर चेंजिंग सेकेंड रो एंड थर्ड रो, ठीक है, आफ्टर इंटरचेंजिंग सेकेंड रो एंड थर्ड रो के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है, इसका डिटर्मिनेंट हम जो है इवेल्यूएट करते हैं। तो मैं पहली रो से एक्सपेंड करूँगा, तो क्या होगा, 5 5 25, 7 3 21 हो जाएगा, माइनस 2 होगा, 3 5 15, माइनस 7 2 क्या होगा, 14 हो जाएगा, प्लस और ये 3 लिखूँगा। अब क्या लिखूँगा, 3 3 9 होगा, और 5 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ओके, 25 माइनस 21 4 होगा, 15 माइनस 14 1, 1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 होगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 4 क्या होगा, माइनस 1। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 है और मैट्रिक्स बी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, हमारे पास -1 है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम है। दोनों मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, बस साइन क्या है, अपोजिट है, यानी साइन क्या है, चेंज है। अब मैट्रिक्स बी का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल है, माइनस की साइन लिखूँगा, और ये 1 किसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। तो ये जो है हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 2। तो आई होप कि आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 भी समझ में आई होगी। अब जो है कि हम प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और प्रॉपर्टी नंबर 3 को समझते हैं, और ये बहुत आसान सी प्रॉपर्टी है, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और उस स्क्वायर मैट्रिक्स की कोई भी दो रोज़ या कोई भी दो कॉलम्स अगर आइडेंटिकल है, यानी एक जैसी है,
तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप आंखें बंद करके बोल सकते हो कि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और इसके जो एलिमेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3, इसी तरह से A1 A2 A3। अब यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास रो 1 एंड रो 3 दोनों क्या हैं, एक जैसी हैं, यानी आइडेंटिकल हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। एग्जांपल के ज़रिए हम यहाँ पर समझते हैं कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 0 5, या यहाँ पर भी लिख देता हूँ 1 2 3 0 5 0। ओके, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए 3/3 का। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि रो 1 एंड रो 2 क्या है, आइडेंटिकल है। तो इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। चलो चेक कर लेते हैं। पहली रो से एक्सपेंड करता हूँ, 2 0 0 होगा, 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, -2 होगा, 1 0 ज़ा 0 होगा, 3 0 ज़ा 0 होगा, +3 होगा। इसी तरह से 1 5 ज़ा 5 होगा, -2 0 ज़ा 0 होगा, इक्वल टू -15 हो जाएगा। यहाँ पर ये सब कुछ 0 हो जाएगा। 3 5 ज़ा क्या होगा, +15 हो जाएगा। तो -15 + 15 क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट हमने इवेल्यूएट किया तो किसके इक्वल आया, ज़ीरो के इक्वल आया। तो जब कभी भी आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मिलता है और उस स्क्वायर मैट्रिक्स की कोई भी दो रोज़ या कोई भी दो कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हैं तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। ये है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 3। तो आई होप कि आपको प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2 और प्रॉपर्टी नंबर 3 ये तीनों प्रॉपर्टीज़ डिटर्मिनेंट की समझ में आई होंगी। अब हम जो है बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। ओके, अब हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4 है। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम्स, अगर हमारे पास किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की रोज़ के सारे एलिमेंट या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट अगर ज़ीरो हों तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। बहुत आसान सी प्रॉपर्टी है। देखो, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स ए के एलिमेंट है A1 A2 A3 0 0 0 B1 B2 B3। तो ये मेरे पास क्या है, मैट्रिक्स ए है। अब हम देख सकते हैं कि रो 2 के हर एलिमेंट क्या है, ज़ीरो है, यानी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो 2 आर ज़ीरो। देन हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स ए है इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। अगर आपके पास कोई भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स मिलता है और उस स्क्वायर मैट्रिक्स की कोई भी रो या कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट अगर ज़ीरो के इक्वल हैं तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। ये है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4। एग्जाम्पल के ज़रिए चलो इसको देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, और क्या है, 0 0 0। ठीक है, चलो मैं कॉलम में ले लेता हूँ इस दफ़ा 0 0 0 1 2 3 4 5 6। ओके, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि रो कॉलम 1 के हर एलिमेंट क्या है, ज़ीरो है। तो लिहाजा इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा, ज़ीरो निकलेगा। तो अब डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। 0 × 3 6 ज़ा 18 हो जाएगा, -4 5 ज़ा क्या होगा, 20 हो जाएगा। इसी तरह से -1 लिखूँगा, 0 6 ज़ा 0 होगा, -4 0 ज़ा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस और ये 2 लिखूँगा मैं यहाँ पर। अब क्या करूँगा मैं, 0 5 ज़ा 0 होगा, -3 0 ज़ा क्या होगा, 0 होगा। अब 0 -0 + 0 = 0 आएगा। तो हमेशा आपको याद रखना है, जब भी आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मिलता है और उस स्क्वायर मैट्रिक्स की कोई भी रो या कोई भी कॉलम के अगर हर एलिमेंट ज़ीरो हो तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। ये है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4। तो आई होप कि ये आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 बहुत आसान सी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं हम। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, इसे तवज्जो से समझने की ज़रूरत है। अगर हमारे पास
किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की किसी भी रो या किसी भी कॉलम के हर एलिमेंट को अगर हम किसी नॉन ज़ीरो रियल नंबर k से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएगा, k से मल्टीप्लाई होगा। अब इस बात को समझाता हूँ मैं इस तरह से। देखो, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A, अब ये स्टेटमेंट आपके समझ में आई हो या नहीं आई हो, मैं इस तरह से समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A, इसके एलिमेंट है A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस मैट्रिक्स A की कोई भी रो ले लेता हूँ या कोई भी एक कॉलम ले लेता हूँ। कोई भी एक रो ले लूँ या कोई भी एक कॉलम ले लूँ। उस कोई भी एक रो को या कोई भी एक कॉलम को मैं क्या करता हूँ, किसी नॉन ज़ीरो रियल नंबर k से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दूसरी रो को या तीसरी रो को या पहली रो को, पहले कॉलम को, दूसरे कॉलम को या तीसरे कॉलम को, कोई भी एक कॉलम ले लूँ या कोई भी एक रो ले लूँ, उसको मैं k से मल्टीप्लाई करता हूँ। फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पर जो एक है वो रो 2 को k से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। A1, A2, A3 और k B1 k B2 k B3 और इसी तरह से C1, C2, C3 है। तो ये जो मेरे पास मैट्रिक्स है इसको मैं कहता हूँ मैट्रिक्स B। अब मेरे पास जो मैट्रिक्स B का डिटर्मिनेंट होगा वो किसकी इक्वल होगा, k टाइम्स द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A होगा। ये है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5। तो आई होप कि ये आपको समझ में आई होगी। अब मैं इसको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ। देखो, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये यहाँ पे लिख देता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ B इज़ इक्वल टू k टाइम्स द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। अब देखो, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A, और वो क्या है 1 2 3 0 5 0 2 -1 1, ये मेरे पास क्या है 3×3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A। अब मैं रो 2 को या रो 3 को या रो 1 को, कॉलम 1 को, कॉलम 2 को या कॉलम 3 को, किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो, मैं रो 1 को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा क्या होगा 6। बाकी ये जो रो 2 और रो 3 है इसको मैं एज इट इज़ लिखूँगा। इसे हमने एज इट इज़ लिखना है, 2 -1 1। अब मैं इस मैट्रिक्स को क्या कहता हूँ, मैट्रिक्स B कहता हूँ। अब मैं मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट इवेल्यूएट कर लेता हूँ। तो मैं पहली रो से एक्सपेंड करूँगा तो 5 1 ज़ा 5 होगा, -0 को -1 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, -2 हो गया, 0 1 ज़ा 0 होगा, -0 2 ज़ा क्या होगा 0 होगा, +3 लूँगा मैं। अब 0 1 ज़ा 0 होगा, 5 2 ज़ा क्या होगा 10 हो जाएगा, इस तरह से। अब 5 1 ज़ा 5 होगा, ये सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये क्या होगा -30 हो जाएगा, ये -25 हो गया, इस तरह से। ओके, अब जो है हमारे पास मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट हमने इवेल्यूएट किया तो -25 आया। इस तरह से मैट्रिक्स B का हम डिटर्मिनेंट इवेल्यूएट कर लेते हैं। अब मैट्रिक्स B का डिटर्मिनेंट हम जो है कि रो 1 से मैं एक्सपेंड करूँगा, तो 5 1 ज़ा 5 होगा, -0 हो जाएगा, -4 होगा, 0 1 ज़ा 0 होगा, -0 2 ज़ा 0 होगा, +6 होगा, 0 1 ज़ा 0 हो जाएगा, -5 2 ज़ा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, इस तरह से। अब 2 5 ज़ा 10 है हमारे पास, और ये सब क्या है 0 है, और इसी तरह से 6 10 ज़ा क्या होगा 60 हो जाएगा। अब -60 और +10 क्या होगा -50 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारे पास मैट्रिक्स A है, और इस मैट्रिक्स A की पहली रो को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स B हो गया। अब मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट इवेल्यूएट किया तो -25, मैट्रिक्स B का डिटर्मिनेंट इवेल्यूएट किया तो हमारे पास क्या आया -50 आया। यानी कि हमारे पास क्या होगा
कि ये जो मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल है, 2 टाइम्स द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए है। क्या है, 2 टाइम्स द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए है। ये है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5। देखो ये -25 है। अब -25 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, -50 आएगा। तो -25 डिटर्मिनेंट है इस मैट्रिक्स ए का। अब इस मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं, यानी -25 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो -50 आ जाएगा मेरे पास। तो मैट्रिक्स बी के डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, 2 टाइम्स द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5। तो आई होप कि आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड प्रॉपर्टी नंबर 5 ये दोनों प्रॉपर्टीज़ भी समझ में आई होंगी। अब हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 6 है, इफ़ एवरी एलिमेंट अ रो या कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स ए बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ 2 टर्म्स देन डिटर्मिनेंट ए कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2 मैट्रिसेस डिफरिंग इन द एलिमेंट्स ऑफ दैट रो बट विथ रिमेनिंग रोज एज द सेम एज दोज ऑफ डिटर्मिनेंट ए। यहाँ पे जो रोज लिखा हुआ है वो कॉलम के लिए भी उतनी ही चीज़ वैलिड है, ठीक है, ये बात तो जहन में रखना है। अब ये जो प्रॉपर्टी नंबर 6 में जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को समझने के लिए देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक मैट्रिक्स लेता हूँ, मैट्रिक्स ए। अब ये इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है, ये समझना थोड़ा सा कभी कभी डिफ़िकल्ट होता है, तो मैं इसको समझाता हूँ आपको इस तरह से। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए। अब इस मैट्रिक्स ए को मैं लिखता हूँ A1 + X A2 A3 B1 + Y B2 B3 C1 + Z C2 C3। ये मेरे पास 3×3 का एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए। अब इस मैट्रिक्स ए में हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो कॉलम नंबर 1 है, ये क्या है, कॉलम नंबर 1। अब ये जो कॉलम नंबर 1 है, इसका हर एलिमेंट 2 टर्म का क्या है, सम है। मैट्रिक्स ए में ये जो कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 1 का हर एलिमेंट 2 टर्म का सम है। अब मैं क्या करता हूँ, इस मैट्रिक्स ए से 2 मैट्रिक्स बनाता हूँ, मैट्रिक्स बी बना देता हूँ। और ये जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसका जो पहला कॉलम है 2 टर्म का सम है, तो मैं पहला टर्म लेकर इस मैट्रिक्स बी का पहला कॉलम बना देता हूँ, यानी A1 B1 C1 A1 B1 C1। इसी तरह से रिमेनिंग 2 कॉलम को मैं एज इट इज़ लिखता हूँ, A2 A3 B2 B3 C2 C3। इसी तरह से एक और मैट्रिक्स बनाता हूँ, इस मैट्रिक्स ए को लेकर मैं उसको नाम देता हूँ मैं मैट्रिक्स सी का। किस तरह से, अब मैट्रिक्स ए का पहले कॉलम के हर एलिमेंट का दूसरा टर्म में जो है कि इस मैट्रिक्स सी का पहला कॉलम बना देता हूँ, यानी X Y Z। पहले मैंने A1 B1 C1 लिया, इसको मैट्रिक्स B का मैंने पहले कॉलम बनाया और बाकी रिमेनिंग 2 कॉलम को एज इट इज़ लिख दिया। अब मैट्रिक्स C लिया, इस मैट्रिक्स A से मैट्रिक्स C बनाता हूँ। किस तरह से, अब ये दूसरा टर्म लिया मैंने और दूसरे टर्म्स को लेकर मैंने मैट्रिक्स C का पहला कॉलम बना दिया। अब रिमेनिंग 2 कॉलम्स को मैं एज इट इज़ लिखूँगा, यानी कि A2 A3 B2 B3 C2 C3। अब हमें इस प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 6 में कहा ये जा रहा है कि अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स A है और ये मैट्रिक्स B है और ये मैट्रिक्स C है, तो इस मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट प्लस मैट्रिक्स सी के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। ये हमें कहा जा रहा है प्रॉपर्टी नंबर 6 में। अब देखो, अगर मैं एक मैट्रिक्स और लिखता हूँ, यहाँ पर मैट्रिक्स ए का नाम देता हूँ और मैं इस मैट्रिक्स को इस तरह से लिखता हूँ कि हमारे पास A1 + X
A2 प्लस वाई A3 प्लस Z। इसी तरह से जो है कि B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं इस मैट्रिक्स ए में पहली रो का हर एलिमेंट दो टर्म के सम के इक्वल है। पहली रो का हर एलिमेंट, ये A1 प्लस एक्स एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है और ये तीसरा एलिमेंट है। अब हर एक एलिमेंट दो टर्म का सम है, हर एक एलिमेंट दो टर्म का सम है। अब इससे मैं एक मैट्रिक्स B बनाता हूँ। अब तक आपको समझ में आ गई होगी किस तरह से बनाऊँगा मैं, कि पहला टर्म लेकर मैं इसकी पहली रो बना दूँगा, यानी A1 A2 A3। इसी तरह से जो है कि दूसरी और तीसरी रो को मैं याद रखना है, एज इट इज़ लिखना है मुझे, यानी B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसी तरह से एक और मैट्रिक्स बनाता हूँ, मैट्रिक्स C। अब मैट्रिक्स C में जो पहली रो होगी वो इन तीनों एलिमेंट का दूसरे टर्म को लेकर बनाऊंगा, यानी कि X Y Z B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब देखो दूसरी और तीसरी रो तीनों मैट्रिक्स में क्या है, सेम है। अब ऐसी सिचुएशन में मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स B एंड मैट्रिक्स C को प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या बताया जा रहा है कि अब हम जो है इस मैट्रिक्स A का अगर डिटर्मिनेंट लेते हैं तो इस मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, मैट्रिक्स B के डिटर्मिनेंट प्लस मैट्रिक्स C के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। ये हमें बताया जा रहा है प्रॉपर्टी नंबर 6 में। अब इसको हम जो है कि जनरली समझते हैं इस तरह से। देखो ये बात अगर आपके समझ में आई तो अब जो है कि हम इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ कि अगर ये हमारे पास मैट्रिक्स A है और मैट्रिक्स A है 2 3 4 0 1 2 -1 3 5, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स A है। अब इस मैट्रिक्स A को मैं इस तरह से लिख दूँ अगर कि मैं इसकी रो कॉलम 3 को, अगर मैं कॉलम 3 का हर एलिमेंट मैं इस तरह से लिखूं कि ये दो टर्म के सम के बराबर है, कॉलम 3 का हर एलिमेंट। किस तरह से कि मैं कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को मैं एज इट इज़ लिखूँगा 0 1 -1 3, और कॉलम 3 के हर एलिमेंट को मैं इस तरह से लिखता हूँ कि ये दो टर्म के सम के इक्वल है हर एक एलिमेंट। यानी कि मैं लिखता हूँ 1 + 3 लिख देता हूँ इस 4 को। इसी तरह से 2 को मैं 0 + 2 भी लिख सकता हूँ। इसी तरह से 5 को मैं 3 + 2 लिख देता हूँ। ओके, अब जो है कि यहाँ से मैं देखता हूँ कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स A है, इसकी तीसरी कॉलम वो का हर एलिमेंट दो टर्म का क्या है, वो सम के इक्वल है। ठीक है, तो अब मैं जो है कि यहाँ से एक मैट्रिक्स बनाता हूँ। किस तरह से, अब क्या करूँगा कि मैं यहाँ से एक मैट्रिक्स इस तरह से बनाता हूँ, मैट्रिक्स B लिखूँगा और मैट्रिक्स B को किस तरह से लिखूँगा मैं 2 3 0 1 -1 3, यानी एज इट इज़ लिखूँगा। पहली और दूसरी कॉलम को मैं क्या करूँगा, एज इट इज़ लिखूँगा -1 3। अब क्या करूँगा, पहली टर्म को मैं इसका तीसरा कॉलम बना दूँगा, यानी 1 0 3 को 1 0 3 को। इसी तरह से एक और मैट्रिक्स लेता हूँ मैं, मैट्रिक्स C। ये मैट्रिक्स B है, मैट्रिक्स C बनाऊंगा मैं। और अब क्या करूंगा, पहली और दूसरी टर्म को मैं एज इट इज़ लिखूंगा 2 3 0 1 -1 3। अब मैं इस तीसरी कॉलम के हर एलिमेंट का दूसरा जो टर्म है उसको लेकर इस मैट्रिक्स C की तीसरी कॉलम बनाऊंगा, यानी 3 2 2 3 2 2। अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो है कि इस मैट्रिक्स A का जो डिटर्मिनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, मैट्रिक्स B के डिटर्मिनेंट प्लस मैट्रिक्स C के डिटर्मिनेंट के सम के इक्वल होगा।
प्रॉपर्टी नंबर 6 के अकॉर्डिंग। चलो हम यहाँ पर जो है कि मैट्रिक्स ए का मैं क्या करता हूँ, डिटर्मिनेंट इवेल्यूएट कर लेता हूँ। देखो मैट्रिक्स ए हमारे पास ये है, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे की इक्वल ही है, एक ही बात है। ये हमने समझने के लिए ऐसा किया था। अब देखो ये मैट्रिक्स ए है हमारे पास, इसका डिटर्मिनेंट हम जो है कि वो इवेल्यूएट कर लेते हैं। किस तरह से, मैं फर्स्ट रो से इवेल्यूएट करता हूँ। 2 लिखा मैंने, 1 5 सा क्या होगा 5 होगा, माइनस और 2 3 सा क्या होगा 6 होगा। इसी तरह से -3 लिखूँगा मैं। अब क्या करूँगा मैं, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा 0 होगा, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा -2 होगा, माइनस माइनस +2 हो जाएगा। इसी तरह से +4 लिखूँगा मैं यहाँ पर। अब क्या करूँगा, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा 0 होगा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -1 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, इस तरह से। अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं, 5 - 6 क्या होता है -1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -2 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 4 1 ज़ा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब -8 + 4 क्या होगा -4 हो जाएगा। इसी तरह से मैट्रिक्स बी का मैं डिटर्मिनेंट इवेल्यूएट कर लेता हूँ। मैट्रिक्स बी हमारे पास ये है, इसका डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो से एक्सपेंड करके मैं इवेल्यूएट करता हूँ। 1 3 ज़ा क्या होगा 3 होगा, 0 3 ज़ा क्या होगा 0 होगा, -3 0 3 ज़ा 0 होगा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 माइनस माइनस +1 हो जाएगा, +1 लिखूँगा। अब 0 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 0 होगा, -1 को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगा। देखो 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, और 0 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 0 आएगा यहाँ पर। इसी तरह से ये 1 लिया मैंने। अब जो है कि मैं क्या करूँगा, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 0 आएगा माइनस, और 1 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। इस तरह से 2 3 ज़ा क्या होगा 6 होगा, ये सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 1 ज़ा क्या होगा 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 7। अब हम जो है कि मैट्रिक्स सी का डिटर्मिनेंट इवेल्यूएट कर लेते हैं। मैट्रिक्स सी का डिटर्मिनेंट किस तरह से इवेल्यूएट करेंगे, फर्स्ट रो से मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। 1 2 ज़ा क्या होगा 2 होगा, -2 3 ज़ा क्या होगा 6 होगा, -3 ले लेंगे हम। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2 माइनस माइनस +2 हो जाएगा, +3 ले लूँगा मैं। अब क्या करूँगा, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 0 आ जाएगा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो इस तरह से -6 + 2 क्या होगा -4 होगा, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 हो जाएगा, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 हो जाएगा। तो इस तरह से -3 हो जाएगा, और -8 क्या होगा -11 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास हम देखते हैं -11 और +7 क्या होगा -4 होगा। अब ये हमारे पास -4 मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, मैट्रिक्स बी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 है, मैट्रिक्स सी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास -11 है। तो क्या लिखेंगे हम -4 लिखेंगे, मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, इक्वल टू मैट्रिक्स बी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 7 है, प्लस और मैट्रिक्स सी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है -11 है। अब प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -11, तो -4 इज इक्वल टू 7 - 11 क्या होगा -4 होगा। तो ये है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 6। तो आई होप कि ये आपको प्रॉपर्टी नंबर 6 भी समझ में आई होगी। अब हम जो है कि प्रॉपर्टी नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। Property number 7, if the elements of one row या column of a matrix A are k times the corresponding elements of its another row या column, then determinant A is equal to 0। तो देखो इस प्रॉपर्टी नंबर 7 में हमसे ये कहा गया है कि अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और उस स्क्वायर मैट्रिक्स की किसी भी रो के एलिमेंट या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स अगर किसी दूसरी रो या किसी दूसरी कॉलम के एलिमेंट्स के टाइम्स के इक्वल हैं, तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। इस बात को समझते हैं हम इस तरह से, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स ए के एलिमेंट हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 और के A1 के A2 के A3,
ये मेरे पास मैट्रिक्स ए है। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारे पास मैट्रिक्स ए में रो 3 है, इस रो 3 का हर एलिमेंट रो 1 के हर एलिमेंट के टाइम्स के इक्वल है। तो लिहाजा इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल होगा? 0 की इक्वल होगा। ये है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 7। तो आई होप कि ये आपको समझ में आई होगी। अब देखो, इसको हम इस तरह से देखते हैं कि अगर इस मैट्रिक्स ए का मैं डिटर्मिनेंट इवेल्यूएट करता हूँ तो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब रो 3 का हर एलिमेंट के टाइम्स है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, के कॉमन लेके बाहर निकाल देता हूँ और क्या हो जाएगा, ये A1 A2 A3 होगा। के मैंने कॉमन लेके बाहर निकाल दिया। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर रो 1 एंड रो 3 आइडेंटिकल है और हमें प्रॉपर्टी नंबर 3 बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर कोई भी दो रोज़ या कोई भी दो कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हैं तो उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। लिहाजा इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। तो के टाइम्स 0 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो ये है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 7। अब यहाँ से हम कुछ रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। किस तरह से? देखो, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, अब यहाँ पर आपने देखना है इसको, ठीक है। और ये मैट्रिक्स ए की पहली रो में लिखता हूँ K1 B1 प्लस K2 C1 K1 B2 प्लस K2 C2। इसी तरह से K1 B3 प्लस K2 C3, इस तरह से। अब दूसरी रो लिखता हूँ B1 B2 B3, तीसरी रो लिखता हूँ C1 C2 C3। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी मेरे पास क्या आएगा? 0 के इक्वल आएगा। किस तरह से इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आएगा, ये हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये जो मैंने पहली रो लिखी है, ये किस तरह से लिखी है? देखो, अब ये जो पहली रो दो टर्म का सम है, ये हम क्लियरली नज़र आ रहा है। जो पहली रो का हर एलिमेंट दो टर्म का सम है। अब ये जो पहली टर्म है, ये पहली टर्म क्या है? ये दूसरी रो के हर एलिमेंट को मैंने K1 से मल्टीप्लाई किया और पहली टर्म बना दी इस मैट्रिक्स ए की पहली रो की, ठीक है। और ये जो दूसरी टर्म हमें नज़र आ रही है, ये तीसरी रो के हर एलिमेंट के K2 टाइम्स है, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरे पास क्या है? मैट्रिक्स ए है। अब देखो यहाँ पर, अब हमें बहुत अच्छी तरह से पता है प्रॉपर्टी नंबर 6। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 से अकॉर्डिंग इस मैट्रिक्स ए से मैं दो मैट्रिक्स और बना सकता हूँ, एक मैट्रिक्स बी बना सकता हूँ। किस तरह से? अब मैं पहली टर्म को लेकर इस मैट्रिक्स बी की पहली रो बना दूंगा, यानी कि K1 B1 K1 B2 K1 B3, ठीक है। K1 B1 K1 B2 K1 B3। इसी तरह से दूसरी और तीसरी रो को मैं एज इट इज़ लिखूँगा। इसी तरह से एक और मैं मैट्रिक्स बना देता हूँ, मैट्रिक्स सी। दूसरी टर्म को लेकर मैट्रिक्स सी की मैं पहली रो बना दूँगा, K2 C1 K2 C2 K2 C3, इस तरह से। अब दूसरी और तीसरी रो को मैं एज इट इज़ लिखूँगा। अब मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है ये मेरे पास मैट्रिक्स ए है और इससे मैंने मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी बनाया। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 के अकॉर्डिंग इस मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो किसके बराबर होगा? मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स सी के डिटर्मिनेंट के सम के इक्वल होगा। ये हमें प्रॉपर्टी नंबर 6 से बहुत अच्छी तरह से पता है। ओके, अब यहाँ पर हम ये जो मैट्रिक्स बी है और मैट्रिक्स सी है, इसको अगर हम गौर से देखें तो मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी में प्रॉपर्टी नंबर 7 का यूज़ हो रहा है। किस तरह से? अब ये जो मेरे पास मैट्रिक्स बी है, इसकी पहली रो का हर एलिमेंट दूसरी रो के हर एलिमेंट्स के K1 टाइम्स है,
इसी तरह से मैट्रिक्स सी का पहली रो का हर एलिमेंट तीसरी रो के हर एलिमेंट के K2 टाइम्स है, तो लिहाजा मैट्रिक्स बी का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो ज़ीरो आएगा और मैट्रिक्स सी का डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। लिहाजा मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। तो इस तरह से हमने प्रॉपर्टी नंबर 7 को समझा और प्रॉपर्टी नंबर 7 से जो रिज़ल्ट निकलते हैं उसको भी हमने समझा। तो आई होप कि आपको प्रॉपर्टी नंबर 7 भी समझ में आई होगी। प्रॉपर्टी नंबर 8 है, इफ़ टू ईच एलिमेंट ऑफ अ रो या कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज़ एडेड टू अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर रो या कॉलम देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए इज़ अनअल्टर्ड। देखो प्रॉपर्टी नंबर 8 में हमसे क्या कहा गया है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, देखो जब मैं मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ तो स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट देख रहे हैं और डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इवेल्यूएट किया जाता है। तो जब भी मैं मैट्रिक्स की बात करूँगा तो इसका मतलब है स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात कर रहा हूँ। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 8, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स की किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को अगर मैं K से मल्टीप्लाई करता हूँ, और K से मल्टीप्लाई मैं इन जनरल यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और उस स्क्वायर मैट्रिक्स की किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को मैं K से मल्टीप्लाई करता हूँ और किसी भी दूसरी रो या किसी भी दूसरे कॉलम के एलिमेंट में मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, तो मेरे पास उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इस बात को हम समझते हैं अब इस तरह से। देखो अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स ए क्या है मेरे पास, A1 A2, क्या है मेरे पास A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये मेरे पास 3×3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस मैट्रिक्स ए की किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को मैं क्या करता हूँ, K से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो या किसी दूसरी कॉलम में क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रो 3 के हर एलिमेंट को K से मल्टीप्लाई करके क्या करता हूँ, रो 1 में या रो 2 में ऐड कर देता हूँ, मेरी मर्ज़ी। तो मैं यहाँ पर जो है कि इसको मैट्रिक्स बी कहूँगा, क्या कहूँगा, अब मैं इस रो 3 को K से मल्टीप्लाई करके किस में ऐड कर देता हूँ, रो 1 के हर एलिमेंट में ऐड कर देता हूँ। रो 3 का हर एलिमेंट में K से मल्टीप्लाई करके रो 1 के हर एलिमेंट में क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा, यानी A1 प्लस K C1 हो जाएगा। इसी तरह से A2 प्लस K C2 हो जाएगा। इसी तरह से A3 प्लस K C3 अब रो 2 और रो 3 को मैं एज इट इज़ लिखूँगा, B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब ये मेरे पास क्या है, मैट्रिक्स बी है। अब इस मैट्रिक्स बी को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर हम जो है इस मैट्रिक्स बी के लिए हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी नंबर 6 का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 का इस्तेमाल कैसे करूँगा कि मैं इस मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट क्या करता हूँ, इवेल्यूएट करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, इवेल्यूएट करना चाहता हूँ। तो किस तरह से मैं इस मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट इवेल्यूएट करूँगा, तो देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाऊंगा और उसका डिटर्मिनेंट इवेल्यूएट करूंगा और उसमें ऐड कर दूंगा एक और मैट्रिक्स बनाऊंगा उसके डिटर्मिनेंट को। किस तरह से, अब ये मेरे पास मैट्रिक्स बी है, इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल होगा, मैं यहाँ से पहली टर्म लेकर क्या करूँगा, पहली रो बनाऊँगा A1 A2 A3 A1 A2 A3। इसी तरह से B1 B2 B3 दूसरी और तीसरी रो को जो है कि मैं क्या लिखूँगा, एज इट इज़ लिखूँगा। ये बात तो अब तक समझ में आ गई होगी। प्रॉपर्टी नंबर 6 प्लस
अब मैं क्या करूँगा, दूसरी टर्म को लेकर जो है कि मैं क्या करूँगा, इस डिटर्मिनेंट की पहली रो बनाऊँगा, यानी कि किस तरह से, KC1 KC2 KC3, KC1 KC2 KC3, और दूसरी और तीसरी रो को मैं क्या करूँगा, एज इट इज़ लिखूँगा इस तरह से। अब देखो यहाँ से मैं डायरेक्टली अगर काम करूँ तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, के यहाँ पे मैं कॉमन लेके बाहर भी कर सकता हूँ, कर दिया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखो ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है, इसकी पहली रो और तीसरी रो क्या है, आइडेंटिकल है। तो लिहाजा इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल निकलेगा, इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा, ये मैं लिख रहा हूँ, डिटर्मिनेंट B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस के, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 3 0 निकलेगा। तो k को 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या रिज़ल्ट रहेगा, 0 रहेगा। और ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है, ये किसका डिटर्मिनेंट है, इस मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट है। तो लिहाजा जो है कि हमारे पास डिटर्मिनेंट A की वैल्यू जो है कि वो क्या होगी, चेंज नहीं होगी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 8। तो आई होप कि यहाँ पर ये आपको जो है कि वो समझ में आई होगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ B इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है। तो ये है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 8। तो आई होप कि ये आपको समझ में आई होगी। अब हम जो है कि एक्सरसाइज 2.4 की तरफ बढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि हम सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर समझ चुके हैं। तो अब हमारे लिए एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा।